नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जब आदमी परेशान होता है, बुजुर्ग होता है, तो लोग उस पे तरह-तरह के कमेंट करते हैं। अपने ही लोग कमेंट करते हैं, अपेक्षित कर देते हैं। मोदी जी के 75 साल पूरा होने को क्या है कि गडकरी साहब ने हमला बोल दिया। अरे ऐसा-वैसा हमला नहीं, मतलब कोई मारपीट-वारपीट टाइप की बात नहीं, लेकिन गडकरी साहब ने कह दिया कि देश की नीतियाँ ऐसी हैं कि गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर और अमीर हो रहा है। अब यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं और यही बात तो विपक्ष कह रहा है और यही बात गडकरी साहब ने कह दी। खेल क्या है इस राजनीति के पीछे? क्या आरएसएस ने वाकई में मोदी जी का रिटायरमेंट प्लान तैयार करा के टिकट पकड़ा दिया है कि जाइए घूम के आइए विदेश में, उसके बाद रिटायर हो जाइए? चल क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी में? गडकरी ने इस मौके पर हमला क्यों किया? सीधे लेके चलता हूँ नागपुर में। एक योग्य पत्रकार राजीव रंजन, जिनके आरएसएस से, जिनके गडकरी जी के करीबी लोगों से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अंदर की खबर रखते हैं। चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं राजीव रंजन के पास। राजीव रंजन भाई, ये शायद जिंदगी की बड़ी क्रूर सच्चाई है कि जब आदमी कमजोर हो जाता है तो लोग उस पर वार करते हैं। अब सितंबर में प्रधानमंत्री जी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। देश में लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे या नहीं जाएंगे। इधर कुछ विचारों के संग तकदीर खराब चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर में बहुत राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय फजीयत हो गई। जिस पाकिस्तान को मक्खी मच्छर समझ रहे थे, उसके संग पूरी दुनिया खड़ी हो गई आके और हमारे साथ बाबा जी का टुल्लू। तो प्रधानमंत्री जी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह फजीयत हो जाएगी और अब गडकरी जी का एक बयान वायरल हो रहा है। जो बात पूरा विपक्ष कहता रहा है वो हकीकत भी है कि देश का गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है और पूंजीपति धनाढ़ वर्ग और अमीर होता जा रहा है। गडकरी जी का ये बयान पहले मैं आपको सुनवाता हूँ और फिर आपसे इस पे चर्चा करता हूँ। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। सुना आपने राजीव भाई, गडकरी जी कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, और ये तो सीधा सीधा मोदी जी के मुंह पर तमाचा है कि आपके उद्योगपति दोस्त अमीर हो गए और गरीब हो गया। गडकरी जी की ये जो चोट है, सही मौके पे सही चोट, चूंकि आप उनके संसदीय क्षेत्र में आते हैं, आप भी नागपुर से रहते हैं, वो भी नागपुर से आते हैं, तो मुझे लगा आपसे पूछूं चल क्या रहा है। अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा, संघ पत्ते नहीं खोल रहा, गडकरी हमला कर रहे हैं। चल क्या रहा है भाजपा और संघ के बीच में? बहुत बढ़िया सवाल है संजय जी आपका। ये गडकरी साहब ने अमोघ अस्त्र प्लस ब्रह्मास्त्र प्लस न्यूट्रन बॉम्ब, एटम बॉम्ब सब मिला के डाल दिया है। ये एक लाइन जो है उनका कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो ये किसके शासनकाल में हो रहा है? ये शासनकाल किसका है? ये आपकी पार्टी है, आप केंद्र में हो और अगर कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा है तो ये सीधा सीधा जिस तरीके से हर अच्छे काम का क्रेडिट एक ही आदमी लेता है पूरे कैबिनेट में, तो ये जो बुराई जो हो रही है, ये जो हम देख रहे हैं बढ़ती हुई आर्थिक असमानता है, तो इस चीज का भी क्रेडिट एक ही आदमी को मिलना चाहिए। ये क्रेडिट ना राजनाथ सिंह को मिलता है, ना नितिन गडकरी जी को मिलता है, ना किसी और को मिलता है। एक ही आदमी जो सबका क्रेडिट खा जाता है, इस चीज में भी उसी आदमी को क्रेडिट मिलना चाहिए। उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। तो ये इनडायरेक्टली जो है इन्होंने इशारा कर दिया है कि देश में बढ़ती हुई आर्थिक असमानता जो है, जब कैबिनेट मिनिस्टर इस तरीके की बात बोल रहा है कि देश में बढ़ती हुई आर्थिक असमानता अच्छी नहीं है, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, और ये हकीकत बोला है। गडकरी साहब ने कुछ ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ वे जाके कुछ बोल दिया हो या झूठ बोला हो। वर्ल्ड वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट आई थी जिसके हिसाब से देश का 40% वेल्थ जो है, 40.1% वेल्थ जो है, वो सिर्फ टॉप 1% लोगों के पास, पूरे देश का वेल्थ। और जो वार्षिक आय है, एनुअल जो इनकम है, वो टॉप 1% लोग जो हैं वो इस देश का 22% ले जाते। तो ये तो क्लियरली शो कर रहा है कि जो वो बात बोल रहे हैं उस बात में दम है। दूसरी बात, इनकी खुद की सरकार मानती है कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन दे रहे हैं। तो गडकरी जी जो बोल रहे हैं कुछ गलत नहीं है, बस बात यह कि इतनी डेयरिंग दिखाने वाला, इतनी हिम्मत दिखाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है कैबिनेट। इस कैबिनेट में, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, एक ही व्यक्ति है जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की शक्ति और क्षमता रखता है। और ये जो उनका स्टेटमेंट आया है, ये बहुत सारे लोग जो दुखी चल रहे हैं, जो हाशिए पे दिख रहे हैं,
जो परेशान है, ये सारे लोगों को एक सिग्नल, कुछ सीधा सीधा ना बोलते हुए इनडायरेक्टली बहुत सारे जो है वो सिग्नल दे दिए गए हैं। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री, आपने बोला ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया, और आपने एक अच्छा कोरिलेट स्थापित किया कि भैया पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया खड़ी थी और इंडिया के साथ में कोई भी नहीं था। तो ये जो विदेशों की यात्रा पिछले 11 साल में भ्रमण करते आए हैं, उस भ्रमण का भी जो है पूरा कच्चा चिट्ठा जो है ऑपरेशन सिंदूर ने जो है वो खोल के रख दिया है। जिस तरीके से पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस में टेररिज्म की कमेटी में, आप बताइए, मतलब टेररिज्म की कमेटी बन रही है, उसमें पाकिस्तान जो है वो उपाध्यक्ष है। तो इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा? इससे पता चलता है कि आपकी विदेश नीति कितनी बड़ी फेलियर है। ओसामा बिन लादेन जिस देश में मिलता है, जहां पे अमेरिका को एक कोवर्ट ऑपरेशन करना पड़ रहा है, वो देश जो है यूनाइटेड नेशन का ये बन गया है टेररिज्म की कमेटी का उपाध्यक्ष। तो कहने का अर्थ यह है कि जितना भी नरेंद्र मोदी ने जो एक तिलिस्म रचा था, विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री, सुपर विदेश मंत्री, ये इस तरीके से जो इंगित किया था कि पूरे विश्व में जो है भारत का बोलबाला बोल रहा है और उसका एकमेव कारण है नरेंद्र मोदी। तो अब जब फजीहत हो रही है तो इसका भी एकमेव कारण होना चाहिए नरेंद्र मोदी। तो गडकरी साहब ने वही चीज इनडायरेक्टली जो है लोगों के समक्ष रख दी है। अभी आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़े खेल होने वाले हैं संजय जी, आप देखते जाइए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि गडकरी ने जो ये हमला किया है, एक लाइन में पूरा बिल्कुल ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, इसके पीछे की राजनीति क्या है? क्या मोदी जी की 75 साल पूरा होने के 2 महीने बाद 75 साल पूरा हो जाएंगे वो, क्या ये भी एक वजह है कि उससे पहले से माहौल बनाया जाए कि भैया 75 साल के हो गए हमारे आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, लाइन से नेताओं को लगा दिया गया ढक्कन बना के, तो भैया अब 75 साल के हो गए तो चलिए अब आप भी पूजा पाठ करिए, मार्गदर्शक मंडल में जाइए, आपकी थोड़ा-सा आप भी अपना वानप्रस्थ जीवन ठीक करिए, बुढ़ापा ठीक करिए। ये गडकरी जी का इस हमले के पीछे खेल क्या है? क्या लगता है आपको कि क्या 75 साल वाला पॉइंट एक ट्रिगर पॉइंट होगा? देखिए, ये इनको ऑलरेडी सिग्नल दिया जा चुका है। जिस तरीके से आप देखिए पिछले 4-5 महीने में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी यात्राएं कर रहे हैं विदेशों की, उससे ये साफ स्पष्ट होता है कि इनको बताया गया है कि भाई जितना भ्रमण करना है, जितने मौज मजे करने हैं, जितना घूम लेना घूम लो, ठीक है। देखिए, कोई भी एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो रिटायर होने के पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन उसको काफी एलटीए देगा कि जाओ परिवार के साथ घूम लो, अच्छा अच्छे होटल में जाके खाओ, रहो, बढ़िया मजे करो, ऐश करो। बस उसी का एक संस्करण हमको दिख रहा है, लोगों के आंखों के सामने है, पर लोग समझ नहीं पा रहे। अभी भी ये सवाल पूछ रहे कि क्या ये 75 साल के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इनका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है उसने सिग्नल दे दिया है। इसीलिए आप देखिए कि मोदी जी जितने लपक लपक के यात्राएं कर रहे हैं पिछले 5-6 महीने में, आपको नजर आया ये इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं थी यात्राओं की। तो उनको समझ में आ गया है कि मेरे मौज मस्ती के अब कुछ गिने चुने महीने रह गए हैं, तो मैं कर लूं, मैं भ्रमण कर लूं। उसको एक अमली जामा पहनाया जाता है कि भारत के लिए गए। अभी भारत के लिए गए, अब बताइए घाना का उच्च सर्वोच्च सिटीजनशिप का वो मेडल लेके आए, तो ये पिछले 11 साल में भारत का घाना के साथ में कितना बिजनेस बढ़ा है, भारत के कितने लोगों को घाना में जॉब मिला है, या घाना के कितने लोग आके भारत में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ये कुछ तो पता हो। जहां जहां से इन्होंने साइप्रस से जाके मेडल लिया, पता नहीं कौन कौन सा अजीबो गरीब छोटे छोटे देशों के सर्वोच्च मेडल इनको मिले, उनके साथ में हमारे भारत को क्या फायदा हो रहा है, ये इसकी व्याख्या कभी नहीं की गई है। ना कभी विदेश मंत्रालय द्वारा की गई है, ना गोदी मीडिया द्वारा की गई है कि भारत को क्या फायदा हुआ। सिर्फ दिखाया गया कि मोदी जी को जो है सर्वोच्च सम्मान मिला। तो ये तो अपने आप में जो है ये दिखाता है कि किस तरीके से इस देश के नैतिक चरित्र का पतन हो रहा है, किस तरीके से जो देश जो है, मीडिया जो है, जो नीतियां जो है, उसका किस तरीके से ह्रास हो रहा है। और इन सब चीजों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुश नहीं है, जो मेरी जहां तक जानकारी है खुश नहीं है। खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से आनंद फानन में रोक दिया गया, उससे ऐसा लगा कि भाई ये तो शहबाज शरीफ को ये लोग लाइफलाइन दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले तक पाकिस्तान की सरकार बेहद बेहद ज्यादा जो है वहां पे परेशानी में चल रही थी और उनका ग्राफ नीचे गिर रहा था। पर ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद में आर्मी और शहबाज शरीफ, जिनका ग्राफ नीचे चल रहा था, उनका ग्राफ बढ़ गया। तो जैसे 2019 में
पुलवामा होने के बाद में मोदी जी का ग्राफ बढ़ गया था, वैसे ही इस बार जस्ट अपोजिट हुआ है। इस बार अपोजिशन यानी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन का गिरता हुआ ग्राफ जो है ये बढ़ गया, और ये आरएसएस में एक बहुत बड़ा आप समझ लीजिए विचार का विषय है। ये आपको बताएंगे आरएसएस के जो लोग हैं, जो जिनसे मैं बात करता हूं, देखिए टॉप लेवल पे तो कोई आदमी कुछ आगे आपको बताएगा नहीं, बताते भी नहीं, रूम में बात करते, परंतु टॉप लेवल के लोग भी जो फीडबैक लेते हैं वो अपने जमीनी स्तर के लोगों से लेते हैं। और आरएसएस के जमीनी स्तर पे जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बेहद ज्यादा इस चीज से रुष्ट हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जब पूरा का पूरा देश इनके पीछे खड़ा हो गया था, विपक्षी पार्टियां पूरी पीछे खड़ी हो गई थी, सेना करारा जवाब दे रही थी, उस टाइम में आपको आनंद फानन में ये रोकने की जरूरत क्या थी। इसके बाद से जो है आरएसएस का एक स्पष्ट सिग्नल इनको चला गया है, जिसके बाद में ये अभी भ्रमण कर रहे हैं, जैसे कोई रिटायर होने वाला एम्प्लॉय ऐश करता है, मजे करता है अपने आखिरी दिनों में, वैसा ही एक बड़े कैनवस पे आपको पिक्चर नजर आ। जी संजय, आपको क्या लगता है कि क्या मजबूरी रही होंगी, कुछ तो मजबूरी रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ट्रंप साहब के दबाव में मोदी जी क्यों आ गए होंगे इतना, या ट्रंप, आप तो चूंकि बिजनेस के पत्रकार रहे हैं, पूरी दुनिया की आर्थिक नीतियों की आपके पास जानकारी रहती है, आप बहुत रिसर्च करते रहते हैं, कौन सी ऐसी दुखती नस है जो अमेरिका ने दबा ली है मोदी जी की। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, क्योंकि इतना कमजोर हमारे देश का प्रधानमंत्री हो जाएगा। अमेरिका एक के बाद एक बेइज्जत कर रहा है। पहले हमारे नागरिकों के हाथ पैर बांध के भेजे गए, हमारे फिर एक छात्र की पिटाई हुई, उसके बाद में तरह तरह की बेहूदगी बातें। 20 बार वो कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया। तो ये क्या कारण है, मोदी जी पलट के जवाब नहीं दे पाते? क्या डर क्या है मोदी जी को, क्या परेशानी है, क्या खौफ है, क्या आतंक है, चल क्या रहा है? देखिए इसके तीन प्रमुख कारण हैं। पहला ये है कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, तो उस टाइम में हम लोगों ने रशिया का पक्ष लिया, जिससे पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो हमसे खप गया। हमने कम दाम पे क्रूड मंगाया रशिया से, जिसका फायदा रिलायंस जैसी प्राइवेट कंपनीज को हुआ है। ऑफ कोर्स इंडियन ऑयल और बीपीसीएल, एचपीसीएल सरकारी कंपनीज को भी हुआ है, परंतु रिलायंस को बहुत बड़ा फायदा हुआ उससे, जो सस्ते दरों पे क्रूड ऑयल आया, क्योंकि भारत के अंदर में रेट कम नहीं हुए, ठीक है। और यही क्रूड ऑयल को जो है आपने यूरोपियन कंट्रीज को रिफाइन करके बेचा, तो यूरोपियन कंट्रीज तो ये देख रही थी कि भैया हमारे एट द एक्सपेंस ऑफ देम वी आर मेकिंग मनी, इंडिया प्रॉफिट बना रहा था, पैसे बना रहा था। तो उसी टाइम में एक वेस्टर्न वर्ल्ड ने ठान लिया था कि भैया इनको तो मजे चखाना है, क्योंकि जो है ये इस टाइम में डेमोक्रेसी के साथ में या वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में नहीं आए, ये रशिया के साथ में गए। अच्छा, रशिया से जो कम दाम पे क्रूड ऑयल इंडिया को मिला, इसका फायदा आपको मेरे को नहीं मिला। हमको कोई कम दाम पे डीजल पेट्रोल के प्राइसेस नीचे नहीं आए, गवर्नमेंट ने मोटा टैक्स कमाया, और रिलायंस जैसी कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, और या पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मार्जिन बढ़ा अच्छा खासा। तो एक कारण तो था रशिया का। दूसरा ये कि चाइना और पाकिस्तान जिस तरीके से भारत के घुर विरोधी हैं, हमको कोई एक अलाई चाहिए। रशिया आज की डेट में ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो चाइना की आंखों में आंखें डाल के जो है वो बात कर सके। तो हमने इसलिए क्वाड ज्वाइन किया। क्वाड जो बना है उसमें अमेरिका जो है, अमेरिका की पहल पे ही बना है क्वाड। तो हमको एक महाशक्ति अपने साथ में चाहिए था, तो हमने अमेरिका को एज ए महाशक्ति दिया। परंतु प्रॉब्लम यह है कि आप दो नावों में पैर रख के ज्यादा दिन चल नहीं सकते। आप रशिया के साथ भी अच्छा बना के रखो, आप अमेरिका के साथ भी अच्छा बना के रखो, तो आपकी दोनों ही तरफ कहीं नहीं बनने वाला। उल्टा जब ये हो रहा था, तब रिपब्लिकन पार्टी को ऐसा लगा कि डेमोक्रेट्स के बहुत क्लोज चले गए, ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेट्स के क्लोज जा रही है। और ऊपर से रिपब्लिकन्स ने देखा कि पहली बार भारत ने ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश की है कि उनके ही देश के अंदर में किसी नागरिक को मारने के लिए एक साजिश रची जाए, जिसमें बड़े लेवल पे जो है ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स इन्वॉल्व है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये बोला गया कि भाई अभी तक तो कोवर्ट ऑपरेशन हम करते थे, अभी ये तो उल्टा ही दिख रहा है कि हमारे देश में आके इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन करने जा रहा है, तो इसको यहीं स्टॉप करो, यहीं रोको। तो ये अमेरिका के अंदर से भी आवाज आ रही थी कि भाई ये इनकी जो ये बढ़ते हुआ जो दुस्साहस है, इसको रोकना चाहिए। और तीसरा बड़ा जो इनके हाथ में जो ये गया है वो ये है कि इंडिया में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंडिया का सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है तो वो है बेरोजगारी। यदि अमेरिका के साथ में हमारे संबंध खराब होते हैं
तो इंडिया का आईटी सेक्टर, जिसके ऊपर में मिडिल क्लास फैमिलीज बहुत बुरी तरीके से डिपेंडेंट है, कम से कम 80 लाख से लेकर 90 लाख तक भारत के नवयुवक जो है वो आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं। 60% रेवेन्यू जितनी भी आईटी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज, 55 to 60% रेवेन्यू जो है ये अमेरिका से आता है। तो यदि अमेरिका से आपने संबंध खराब कर लिए तो इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन, खासतौर पे जो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, इनके ऊपर में डिस्ट्रेस आ सकता है। और यही लोग सबसे बड़े समर्थक हैं बीजेपी के और नरेंद्र मोदी। तो उन पे इम्पैक्ट ना है, इसके लिए भी मुंह बंद करके रखते हैं। उसके अलावा मार्केट में बहुत सारी बातें हैं कि गौतम अडानी को बचाने के लिए कर रहे हैं, या ये जो है आरएसएस के लोग जो है वो अमेरिका के साथ में बहुत डीपली अटैच है, या बीजेपी के जो कोर सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े, उनके बच्चे जो है वो अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे जाके अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो अमेरिका से भारत जो है वो पंगा नहीं ले सकता। इस तरीके से बहुत सारी थ्योरीज चल रही है, पर इन थ्योरीज के पीछे कोई सबूत नहीं है। ये बातें हैं मार्केट में कि भैया अडानी को बचाने के लिए कर रहे हैं। अब वो कोर्ट कर रहा है, अमेरिका का कोर्ट इज वेरी मच इंडिपेंडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ट्रम्प के कहने से कोई कोर्ट जजमेंट बदल देगा, कर देगा, इसकी संभावना बहुत कम है। भारत जैसे कोर्ट नहीं है अमेरिका के अंदर में। तो ये बहुत सारी बातें चल रही हैं। इसमें जो मुझे 3 मेन बातें लगी वो यही लगी कि इंडिया चाइना के अगेंस्ट में अमेरिका के साथ में जाके मिला है, तो इसलिए अब अमेरिका से तो खुजा नहीं सकता, चाइना से तो इनका चल ही रहा है पक्का। दूसरा, रशिया वाले इवेंट के कारण पूरे यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका इंडिया से नाराज हैं। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि इंडिया का आईटी और मेडिसिन, जो फार्मा जो है, ये सेक्टर बहुत हेवीली डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर में, और यही मेन एक्सपोर्ट सेगमेंट है। यहीं से इंडिया को डॉलर रेवेन्यू मिलता है, प्रीशियस डॉलर। तो आप वहां पंगा लेके जो है आप अपनी इकोनॉमी को बैठा नहीं सकते। जी संजय। राजीव जी, मेरी चिंता दूसरी है। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो एक दिन ट्रंप हवाई जहाज लेके पाकिस्तान में उतार दें कि साहब मैं लंच करने आया हूँ, और बड़ी सी घोषणा कर दें। उस समय तो भारत के मोदी जी की क्या असहज स्थिति हो जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? ट्रंप को पाकिस्तान इतना प्यारा क्यों लगने लगा है? कारण क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है संजय जी। देखिए, एक तरीके से ट्रम्प एक प्रेशर टैक्टिक्स भी कर रहे हैं। उनके लिए ट्रेड डील बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको अपने देश को दिखाना है कि मैंने बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ में ट्रेड डील किया अपनी शर्तों पे। तो भारत जो है, आप देखिए, जो भारत का एवरेज टैरिफ जो है, जो अमेरिका ने बार बार कहा है, वो 17% के आसपास में है। वही अमेरिका का 2% है जो इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में। और इंडिया के ऊपर में इमेंस प्रेशर डाल रहा है अमेरिका कि आप अपना टैरिफ कम कीजिए अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो कुछ प्रोडक्ट्स पे तो हमने किया, जैसे हार्ले डेविडसन हो गया, या टेस्ला के ऊपर में बात चल रही है, वहां किया। ईवी व्हीकल्स के ऊपर में हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो ये जो एक प्रेशर टैक्टिक्स है, वो प्रेशर टैक्टिक्स ट्रम्प अपना रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उसने ट्रम्प फैमिली के साथ में क्रिप्टो को लेके काफी बड़ा एक डील किया है। तो एक बिजनेस एंगल तो है ही ट्रम्प साहब का, जो उनकी फैमिली को लेके, जो उनके बेटे हैं एरिक ट्रम्प, जो चला रहे हैं आज की डेट में, काम देख रहे हैं, और जैरेड कुशनर जो उनके दामाद हैं, उन लोगों का एक फैमिली बिजनेस है जो क्रिप्टो को लेके, उसमें पाकिस्तान ने उनके साथ में डील किया, उनको एक बहुत बड़ा ये स्पेस दे रहे हैं। तो इंडिया के साथ में भी ट्रम्प कुछ ऐसा ही चाहते हैं क्या, जो हमको नहीं मालूम है, जो पब्लिक डोमेन में नहीं मालूम है, और जो अभी तक माना नहीं गया है? ये भी हो सकता है। परंतु मोटा मोटी जो मेरे को लग रहा है वो ये लग रहा है कि ट्रम्प 2 काम करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान चाइना का पिछलग्गू बन गया है, ये चाइना से थोड़ा सा दूर करना चाह रहे हैं। दूसरा, वहीं इंडिया को जो है प्रेशराइज कर रहे हैं कि मेरी शर्तों पे आप जो है वो ट्रेड डील साइन करो, और मेरे फैमिली को कुछ बिजनेसेस प्रोवाइड करो। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, पाकिस्तान तो हमारे सामने एकदम बच्चा है। मतलब मैं आपके दर्शकों के लिए जस्ट एग्जांपल बता दे रहा हूं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है, इन सारी लिस्टेड कंपनीज का यदि मार्केट कैप हम देखेंगे तो हमारी इन्फोसिस से भी कम है। यानी एक इंडिया की कंपनी जो टॉप 3 भी नहीं है, टॉप 3 मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस है, टीसीएस है, एचडीएफसी है, इन्फोसिस नहीं आता है, उससे भी कम जो है वो पूरे कराची स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इंडिया का इमेंस पोटेंशियल है। इंडिया के अंदर में जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, और क्रिप्टो के प्रति दीवानगी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कि वो भी एक एंगल हो जिसके बारे में हमें आज की डेट में बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन नहीं है। जी संजय।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे ही हालात बने होंगे तभी ये सब हालात बदल रहे हैं और बन रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपने इतना समय दिया, थैंक यू। तो ये थे राजीव रंजन जी, पूरी बातचीत सुनी, आपको लगा होगा कि वाक़ई में आजकल मोदी जी के ग्रह खराब हैं। आप क्या सोचते हैं? आपको भी ऐसे लगता है? बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, थैंक यू।